हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस में, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में आसान तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज ये हमारा वीडियो है क्लास 10th हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर का, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। तो हम आज बात करेंगे दूसरे चैप्टर का। पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर दिया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। पहले इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, उसके बारे में पहले छोटा सा जानकारी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इतना टॉपिक्स लिखा गया है, ठीक। अब जैसे हम टॉपिक्स देख लिए तो हमें पता है कि हमें इस चैप्टर में कितना क्या पढ़ना है। जब हम ये देख लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हम क्या पढ़ चुके हैं, कौन सा टॉपिक हमारा छूट गया है या कौन सा टॉपिक में हमें दिक्कत है। इसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक्स को जानना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे और हर एक टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे, एक कहानी की तरह, एक रोचक कहानी की तरह, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बात करते हैं टॉपिक्स पर। तो पहला टॉपिक है समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे कि समाजवाद आखिर क्या है, समाजवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी, लोगों ने समाजवादी विचारधारा को एक्सेप्ट कैसे किया, किन परिस्थिति में लोगों के पास एक ही ऑप्शन था और वो था समाजवाद, ठीक। तो फिर उत्पत्ति कैसे हुआ हम देख लेंगे, कारण देखेंगे, उसी में क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के कारण देख लेंगे। फिर आगे है समाजवादी विचारक। समाज में जब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था तो लोग सह रहा था। जो पढ़ा लिखा लोग नहीं रहेगा, समझदार लोग नहीं रहेगा तो वो सहेगा, ठीक। लेकिन उसी में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहा या आवाज़ को बुलंदी दिया, आवाज़ को फैलाया, लोगों को बताया कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो वही एक प्रकार से, हम उसे एक प्रकार से नहीं, मतलब वही होते हैं विचारक, ठीक। तो समाजवादी विचारक का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसमें से कुछ प्रमुख विचारक का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला है सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फॉरियर, तीसरा है लुई ब्लॉ और चौथा है रॉबर्ट ओवन। और पांचवा की बात करें तो पांचवा यहाँ है कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। और ये सबसे खतरनाक विचारक थे। ये इनका भी अपना अपना एक योगदान है, लेकिन सबसे अधिक योगदान जो है कार्ल मार्क्स का है, ठीक। चलिए तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय या जीवनी कह दें, ठीक। कार्ल मार्क्स कौन था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, समाज के लिए कितने कार्य किए, कौन कौन से कार्य किए, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रूसी क्रांति के बारे में। किसके बारे में? रूसी क्रांति के बारे में देखेंगे। 1917 में दो रूसी क्रांति हुआ था, एक हुआ था मार्च 1917 में और एक हुआ था नवंबर 1917 में, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि रूसी क्रांति हुआ तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो पांचवा टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति के कारण। तो रूसी क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे, ठीक। छठा टॉपिक है लेनिन का परिचय एवं कार्य। लेनिन बहुत बड़े हस्ती का व्यक्ति थे, जिस अकॉर्डिंग हमारे देश में महात्मा गांधी थे, उसी अकॉर्डिंग कौन थे, उसी के समान थे वहाँ पर लेनिन। रूस में कौन थे? लेनिन थे, ठीक। फिर देखेंगे यहाँ पर नई आर्थिक नीति, जो कि लेनिन के द्वारा ही 1921 में लाया गया था, ठीक। और लास्ट टॉपिक हमारा आएगा स्टालिन की तानाशाही व्यवस्था। स्टालिन कौन था, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रूस में स्थापित किया, उसके बारे में हम बात करेंगे।
चलिए दोस्तों, तो ये था आपका टॉपिक कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल सरल, आसान और एक कहानी की तरह समझेंगे, इसलिए आप सभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये समाजवाद क्या होता है। समाजवाद क्या होता है, उसके बाद हम उत्पत्ति पर बात करेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं समाजवाद। तो ध्यान से देखें, समाजवाद क्या होता है। समाजवाद एक विचारधारा है। क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है। ठीक, और इस विचारधारा के जो लोग होते हैं उनका मानना होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, उन सभी का अधिकार देश में उपलब्ध या समाज में उपलब्ध संसाधनों पर है। ठीक है ना? तो संसाधन जितने भी होंगे उस सभी पर किसका अधिकार होगा? समाज का। अर्थात समाज में जितने भी लोग होंगे उन सभी का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में जितने भी संसाधन हैं वो किसी खास व्यक्ति को मिल जाए, अमीर व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलेगा, सभी को मिलेगा और एक समान रूप से मिलेगा। समाजवाद की ये विचारधारा है। ठीक, लोगों को समानता मिलनी चाहिए। लोगों को क्या मिलनी चाहिए? समानता मिलनी चाहिए। लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार अमीरों को मिला हो वही अधिकार गरीबों को भी मिले, मजदूरों को भी मिले, किसानों को भी मिले। जो अधिकार राजा के बेटा बेटी को मिल रहा है वही अधिकार किसानों के बेटा बेटी को मिलना चाहिए, मजदूरों को बेटा बेटी के मिलना चाहिए। ये है समाजवाद का विचार। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार मिलना चाहिए और कल्याण कार्य जो होगा वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी का अवसर लोगों को मिलना चाहिए और एक समान रूप से मिलना चाहिए। ये नहीं कि राजा का बेटा बेटी है या राजनेता का बेटा बेटी है उसका इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में होगा और अच्छे अच्छे डॉक्टर से होगा, लेकिन जो गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी है या गरीब किसान मजदूर का जब बीमार पड़ेगा उसका इलाज छोटका अस्पताल में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में समानता होना चाहिए, समाज में समानता होना चाहिए, सभी संसाधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए और समाज के जब अधिकार होगा तो सभी जितने भी लोग रह रहे हैं समाज में उस सभी का अधिकार होगा। यदि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार के विरुद्ध उसे आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए। लोगों में समानता का अधिकार होना चाहिए, भेदभाव का अधिकार नहीं, भेदभाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये कहता है क्या चीज़? समाजवाद। कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, परिभाषा देखिए ठीक से, कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में रहने वाले लोगों को एक समान अधिकार प्रदान करता है तथा संसाधनों पर समाज में रहने वाले सभी लोगों के अधिकार हक को जताता है। ठीक है ना? फिर से रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार समाज में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी उत्पादन एवं संसाधन होते हैं उस सभी पर समाज का अधिकार होता है। ठीक, जैसे ही समाज का अधिकार होगा तो समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उस सभी का अधिकार होगा। ठीक ना? ये चलिए, अब ये समाजवाद तो आ गया, समाजवाद को तो हम समझ गए, लेकिन समाजवाद जो आया क्यों आया? क्या जरूरत पड़ी कि समाजवाद आया? क्या? तो ध्यान से देखिए, समाजवाद की उत्पत्ति हुआ इसका प्रमुख कारण कई है और हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, समाजवाद की उत्पत्ति का कारण पर विचार करते हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्या था? तो ध्यान से देखिए, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में आया था, 18वीं सदी में, और ये आया था इंग्लैंड में।
ये आया था इंग्लैंड में। ठीक, औद्योगिक क्रांति के दौरान, औद्योगिक क्रांति जब आया तो उसमें नए नए मशीनों का आविष्कार किया गया, नई नई मशीनों का आविष्कार किया गया। जब नए नए मशीन का निर्माण किया गया तो जितने भी लोग छोटे छोटे काम धंधा करके अपना जीवन यापन करते थे, छोटे छोटे व्यापार करते थे, उन सभी का व्यापार बंद हो गया। बंद कैसे हो गया, इस पर बात करते हैं। तो हुआ ये कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात नए नए मशीनों का आविष्कार किया गया, बड़े बड़े फैक्ट्रियों की स्थापना किया गया। जिसके पास पूंजी था वो फैक्ट्रियों का स्थापना कर लिया, जिसके पास नहीं था वो उसी तरह से चल रहा है। अब जब बड़े बड़े लोग फैक्ट्रियों की स्थापना कर लिया तो वहाँ पर जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो सस्ता में हो जाता था, कम समय में हो जाता था और लोगों को कम कीमतों में मिल जाता था। तो लोग क्या करता था कि जो सस्ता में मिलता था वही वही खरीदेगा। तो लोग फैक्ट्रियों में जो सामान बनता था, कपड़ा बनता था, वस्तु बनता था, उस सभी चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि हाथ से जो बनाया जाता था उसमें काफ़ी लंबा समय भी लगता था और महंगा भी मिलता था, जबकि फैक्ट्री में जो सामान मिलता था वो सस्ता मिलता था और फैक्ट्री में जो निर्माण होता था वस्तु को वो काफ़ी कम समय में हो जाता था, तो लोगों को सस्ता में मिल भी जाता था। तो जब फैक्ट्रियों के द्वारा बने वस्तुओं का उपयोग लोगों ने उपयोग करना शुरू किया, तब जितने भी छोटे छोटे उद्योगपति थे उन सभी का व्यापार बंद हो गया। जितने भी छोटे छोटे व्यक्ति थे जो अपने घरों में पूरे परिवार सहित कपड़ा बनाने या कोई भी वस्तु बनाने का काम करते थे, उन सभी का काम क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि अब उनका सामान कोई खरीदने वाला ही नहीं है। सभी लोग फैक्ट्रियों से बने कपड़ों का उपयोग कर रहा है, वस्तुओं का उपयोग कर रहा है जो उन्हें सस्ता में मिल रहा है। तो ये सभी लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब ये सभी लोग काम ढूंढने के लिए बाहर जाने लगे, गांव को छोड़ने लगे, गांव को छोड़कर बाहर फैक्ट्रियों के निकट बसने लगे। जब फैक्ट्रियों के निकट बसने लगे तो उन्हें रोजगार तो जल्दी मिलता ही नहीं था। अब आप खुद बताइए कि एक फैक्ट्री है, एक मशीन की जब स्थापना होती है तो एक मशीन 100 से अधिक लोगों का रोजगार खा जाता है। 100 से अधिक लोगों का, वो अकेले 100 से अधिक लोगों का काम हर एक दिन में कर देता है। तो अधिक से अधिक लोग क्या हो गया, काफी अधिक लोग बेरोजगार हो गया। लोग काम की तलाश में इधर उधर बौखने लगे, लोगों में गरीबी छा गई, खाने तक पर क्या हो गया, आफत आ गया। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शहरों की तरफ क्या हुआ, रवाना हुआ और वहाँ पर सोचा कि काम मिलेगा, तो वो जाकर फैक्ट्रियों के किनारे बसने लगा। फैक्ट्री के आसपास जो नाला होता है उसके किनारे से बसने लगा, रोड के किनारे से बसने लगा। जब उन्हें कोई काम मिलता, फैक्ट्री में छोटे छोटे काम यदि मिलता, तो जब वो फैक्ट्री में काम करते थे तो उत्पादन होता था और जितने अधिक उत्पादन होता था वो सभी मुनाफा होता था उद्योगपति को, जिसका वो फैक्ट्री होता था उसको मुनाफा होता था और मजदूरों से काफी अधिक काम करवाया जाता था। लोगों पर काफी अत्याचार किया जाता था, मजदूरों का शोषण किया जाता था, मजदूरों का शोषण भी किया जाता था। मजदूर को शोषण कैसे किया जाता था इस पर बात करते हैं। तो मजदूरों से 12 से 18 घंटे काम करवाया जाता था। जो पुरुष होते थे, महिलाओं को 10 से 12 घंटा काम करवाया जाता था और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके घर के, उसे भी 6 से 8 घंटा तक काम करवाया जाता था। तब उनसे दिया जाता था छोटा सा मजदूरी दिया जाता था, रुपया दिया जाता था। ये हालत था। तो मजदूरों का हालत एकदम खराब हो गया और इससे जो मुनाफा आ रहा है वो उद्योगपति
को मिल रहा है। तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो समाज दो वर्गों में बंट गया। दो वर्गों में क्या हो गया? बंट गया। एक बटा था पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा है श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। कैसे बट गया? क्योंकि अब फैक्ट्री जो जिसका है वो तो अमीर होते चल जा रहा है, लेकिन जो मजदूर उसके फैक्ट्री में काम कर रहा था उसे रोजगार ठीक से मिल नहीं रहा था। रुपया रोज काम खूब करवाता था लेकिन रुपया देता ही नहीं था। रुपया जब देता था उस समय भी उसे गाली गलौज मारा पीटा जाता था। लोगों का हालत खराब हो गया। मजदूरों का हालत क्या हो गया? बद से बदतर हो गया। मजदूरों को खाने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं था, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था। उद्योगपति सिर्फ अपने बारे में सोचता था। मजदूर जी रहा है, मर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था। तो मजदूरों का हालत क्या हो गया? बद से बदतर हो गया। और उद्योगपति सब अपना मग्न में है, मौज कर रहा है। तो समाज दो वर्गों में बंट गया। अब उद्योगपति जो था सब काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, जबकि श्रमिक वर्ग और जितने भी गरीब लोग थे वो सभी खाने के लिए भी तरस जाते थे। उनके बाल बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ेगा कहाँ जब खाने के लिए नहीं मिल रहा है? तो पढ़ना तो दूर की बात है, खाना तक नहीं मिलता था। लोगों के साथ काफी अन्याय हुआ। उसके बाद धन की असमानता। तो धन की असमानता देखिए, जैसे ही समाज दो वर्गों में बंट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, तो धन की असमानता तो हो ही जाएगी। धन की असमानता तो हो ही जाएगी। चलिए, गरीबी और बेरोजगारी। लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा था। रोजगार जैसे ही नहीं मिलेगा तो खाने के लिए भी वो तरसेंगे, और उसमें तो गरीबी तो आ ही जाएगी। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक, चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि ये देखिए उत्पत्ति कारण। अब समाज में जब इतने अन्याय हो रहे हैं, समाज में जब इतने अन्याय हो रहा है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो देखे कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास रुपया पैसा काफी अधिक है, संसाधन काफी अधिक है, और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए रुपया नहीं है, बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे पा रहा है। और इस प्रकार का अंतर क्यों हुआ? वो सोचना शुरू किए, इस प्रकार का अंतर क्यों हुआ? एक वर्ग खूब अमीर है, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, और एक वर्ग है कि जिसे एक टाइम का खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। लोगों ने ऐसा सोचा और देखा कि ये पूंजीपति वर्ग के लोग जो है इस श्रमिक वर्ग को दबाता है। क्या करता है? दबाता है। जब उस सभी को लोगों को पता चला कि ये पूंजीपति लोग जो है श्रमिक वर्ग को दबाता है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, इससे 12-12, 18-18 घंटा काम करवाता है, यहाँ तक कि बच्चों से 6 से 8 घंटा काम करवाता है, कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, खाना पीना अच्छा से नहीं देता है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि गलत हो रहा है समाज में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब ज्यादा लोग इसके बारे में सोचता नहीं था। क्यों नहीं सोचता था? क्योंकि उसके पास, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, और प्लस उनके पास सोचने का समय कहाँ, काम करने के लिए नहीं जाएगा तो फिर रात को खाना नहीं मिलेगा। खुद तो छोड़ो, खुद मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन घर परिवार वाले बाल बच्चा जो है उसको खाना नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होता है। वो सब तो सोच नहीं पाते थे। उसी में कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, देशभक्त लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, और सोचना शुरू किया कि समाज में अन्याय हो रहा है, किसी खास वर्ग के द्वारा किसी अन्य वर्गों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। एक वर्ग है जो ऐशो आराम में अपना जिंदगी जी रहा है, एक वर्ग जो है उसे एक टाइम खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिल रहा है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं है, घर नहीं है, बीमार होता है तो उसे चिकित्सा व्यवस्था अच्छा नहीं मिलता है। सब सोचने लगा। तब लोगों ने विचार किया कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए, समाज में एक
ऐसी व्यवस्थाएं लाई जाए जो इन दोनों के बीच जो अंतर है, ये अमीर है ये गरीब है, ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और ये एक टाइम खाने के लिए तरस रहा है, इस दोनों के बीच जो अंतर है उसे क्या करो, समाप्त करो। ऐसा विचारधारा आया तो लोगों ने समझा, सोचा और इन सभी मिलकर राष्ट्रभक्त, विचारक और पढ़े लिखे जो लोग, लेखक, ये सभी मिलकर एक नवीन विचारधारा क्या किया, उत्पन्न किया, नवीन विचारधारा लाया कि समाज में जितने भी लोग रहता है उस सभी को एक समान करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं। कोई अमीर है तो अमीर रहेगा, गरीब है तो गरीब रहेगा, ऐसा वाला व्यवस्था नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई अमीर है तो रहे, गरीब है तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों की जीवन शैली अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी के दबाव में किसी का जीवन खराब नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में कोई अपना बाल बच्चा पढ़ा नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा आया, लोगों ने लाया और इसे ही बेस कहा जाता है समाजवाद। इसे ही क्या कहा जाता है, समाजवाद कहा जाता है। तो चलिए यहां तक समझ गए, चलिए अच्छा बात है। समाजवाद की जब उत्पत्ति हुआ तो आप समझ गए कि किस तरह से समाजवाद की उत्पत्ति हुआ, समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं कि समाजवाद की जो उत्पत्ति हुआ इनमें कौन कौन से व्यक्ति सबसे प्रमुख थे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर हम समाजवादी विचारक का बता ही दिए, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लॉक और रॉबर्ट ओवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, ये सभी क्या है, विचारक है। क्या है, विचारक। तो हम बात करते हैं समाजवाद पे। सबसे पहले समाजवाद, समाजवाद को दो वर्गों में बांट दिया गया, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। तो ध्यान से देखिए, एक बांट दिया गया यूटोपियन समाजवाद, और दूसरा बांट दिया गया वैज्ञानिक समाजवाद। समाजवाद को दो भागों में बांट दिया गया, एक बांट दिया गया यूटोपियन समाजवाद और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद को आधुनिक समाजवाद भी कहा जाता है, ध्यान रखें, ठीक ना। यूटोपियन समाजवाद क्या होगा और वैज्ञानिक समाजवाद क्या होगा, इस पर हम विचार करते हैं। तो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम सुनने से पहले उनके कार्यों के बारे में जान लें। एक व्यक्ति है जो काफी अधिक समाज को ऊपर बढ़ा दिया। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बनाए गए नियमों, बनाए गए व्यवस्था पर आज विश्व का लगभग 80% देश चलता है। आज ऐसी व्यवस्थाएं उस समय लाया गया उस व्यक्ति के द्वारा जो आज भी पूरे विश्व का लगभग 80% देश उनके व्यवस्थाओं को अपनाता है, और उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक ना। तो बात करेंगे उस पर, तो डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, पहले देख लेते हैं ये। तो कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले के समाज को ध्यान से देखिए, हम यहां लिखते हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो ध्यान से देखिए का जन्म, इनके जन्म से ध्यान से देखिए, ये पहले है और ये बाद, ठीक। तो ध्यान से सुने, कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले के समाजवाद को कहा जाता है यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद, और कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद के समाजवाद को बोला जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ यूटोपियन समाजवाद के प्रसिद्ध जो विचार हैं उसके बारे में। तो पहला व्यक्ति आ जाता है, सेंट साइमन। सेंट साइमन, सेंट साइमन। तो याद रखिएगा, सेंट साइमन जो है ये फ्रांस का है, फ्रेंच,
विचारक। सेंट साइमन फ्रेंच विचारक है, फ्रांस का समाजवादी विचारक है, जो प्रथम यूटोपियन समाजवादी है। प्रथम यूटोपियन समाजवादी। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन है, तो यह है सेंट साइमन। ठीक, सेंट साइमन का कहना था कि समाज और राज्य इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए कि समाज में किसी भी वर्ग के द्वारा किसी अन्य वर्ग का शोषण ना किया जाए, बल्कि वो सभी आपस में मिलकर प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का क्या करे, दोहन करे। ये सेंट साइमन का कहना था। और इसके साथ ही साथ सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य मिले, क्षमता के अनुसार क्या मिले, काम मिले, और प्रत्येक को काम के अनुसार ही उसको क्या मिले, रुपया मिले, अर्थात मजदूरी मिले। ये कहना था किसका, सेंट साइमन का। समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है चार्ल्स फोरियर। तो ध्यान से देखिए, यह औद्योगिकवाद का विरोधी था। औद्योगिकवाद का विरोधी। इनका मानना था कि समाज में ये जो असमानताएं आई है, ये औद्योगिक क्रांति के बाद ही आई है। औद्योगिक क्रांति ही सबसे बड़ा कारण है समाज में असमानता का। ना औद्योगिक क्रांति आता और ना समाज दो वर्गों में बढ़ता, पूंजीपति वर्ग और ना श्रमिक वर्ग। और इन्होंने कहा था कि यदि जो श्रमिक छोटे छोटे गांव कस्बों से आया है यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, और उसी मजदूर के कारण क्या हो रहा है, यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं उसको कमाई हो रहा है। यदि वही मजदूर लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव कस्बों में चलकर काम करे तो यहाँ पर मजदूरों की कमी होगी और उद्योगपति क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। उद्योगपति को कमाई नहीं होगा। उनका मानना ये था। तो चार्ल्स फोरियर औद्योगिकवाद के क्या था, विरोधी था। और उनका मानना था कि प्रत्येक श्रमिक को शहर छोड़कर अपने छोटे छोटे गांव अथवा कस्बों में जाकर काम करना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। तीसरा है लुई ब्लॉ। अब लुई ब्लॉ ध्यान से देखिएगा, ये फ्रांस के थे। कहाँ थे, फ्रांस के। और ये एक राजनीतिज्ञ थे। और एक मिनट, ये क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे। और इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों से पहले, यदि आर्थिक सुधार को प्रभावी ढंग से लागू करना है, आर्थिक सुधार करना है, तो उससे पहले राजनीतिक सुधार करो। इनका मानना भी बहुत अच्छा था, बहुत महत्वपूर्ण था। कैसे, कोई भी देश है वहाँ पर जो व्यवस्थाएं लागू होती है वो पॉलिटिक्स पर अधिक केंद्रित होता है। कोई भी व्यवस्थाएं लानी है, कोई भी नियम कानून बनाना है, तो उसमें राजनीति बदलाव बहुत जरूरी है। यदि राजनीति बदलाव जरूर नहीं होता है तो वो व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उनका कहना था कि यदि तुम्हें मजदूरों की स्थिति को सही करना है, गरीबों की स्थिति को सही करना है, समाज में समानता को लाना है, तो राजनीति में अर्थात पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे नियम बनाओ जो मजदूरों को दबाने के विरुद्ध हो। जो मजदूरों को दबाएगा उस पर क्या होगा, अलग प्रकार की दंड उस पर लागू किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। इस प्रकार के नियम लाओ, मजदूरों के लिए ऐसा नियम लाओ वो एक फिक्स टाइम ही काम करे। मजदूरों के लिए ऐसा नियम लाओ कि जो उद्योगपति है मजदूरों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराए, 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करवाए।
उनके बाल बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करवाए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाए, चिकित्सा के लिए अच्छी व्यवस्था कराए। जब तक राजनीतिक सुधार नहीं होगा तब तक आर्थिक सुधार भी संभव नहीं है। यह मानना किसका था? लुई ब्लॉक का था। ठीक, चलिए अब लास्ट है रॉबर्ट ओवन। इसको हम इधर लिखते हैं। ये मत समझिएगा कि ये वैज्ञानिक समाजवाद है, नहीं नहीं नहीं, ये रॉबर्ट ओवन भी यूटोपियन समाजवादी ही थे। रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन ये जब देखे, ये भी देख रहे थे समाज में जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये थे एक ब्रिटिश उद्योगपति। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश उद्योगपति थे और ये जो मजदूरों की स्थिति देखे थे, मजदूरों की स्थिति देखे ये काफी क्या हो गए, बदल गए। ये जहां सभी उद्योगपति मजदूरों का शोषण करता था, मजदूरों को समय पर रुपया नहीं देता था, खाने नहीं देता था, रहने की व्यवस्था ठीक से उपलब्ध नहीं कराता था, मजदूरों के बेटा बेटी के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं करवाता था। लेकिन उसी में से एक ऐसा उद्योगपति थे जो रॉबर्ट ओवन थे, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था की। तो ध्यान से देखें, ये क्या किए थे कि स्कॉटलैंड में एक फैक्ट्री खोले थे। फैक्ट्री खोले और इस फैक्ट्री में जितने भी मजदूर काम कर रहे थे, रॉबर्ट ओवन की फैक्ट्री में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे थे, उन सभी को ये अच्छी वेतन देते थे, रहने की अच्छा व्यवस्था करते थे, उनको उनके बाल बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय का निर्माण करवा दिए, चिकित्सा व्यवस्था लागू करवा दिए, लोगों से कम समय तक काम करवाते थे। तो जब ये इस अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मजदूरों को दिए तो मजदूर सब खुश था कि बहुत अच्छा क्या है, मालिक है। और सभी मजदूर जब खुश था तो वो मालिक के लिए अच्छा काम करता था, बहुत अच्छे से काम करता था कि मालिक अच्छा है, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें मालिक के लिए कुछ करेंगे। और मजदूर खुश होकर अच्छे से काम करता था। अब मजदूर खुश इसलिए भी था कि उन्हें अच्छा व्यवस्था मिल ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें रहने के लिए अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, उनके बाल बच्चा को पढ़ाया जा रहा है। तो मजदूर बहुत खुश था, बहुत खुश था और बहुत खुश था। इसके साथ ही साथ वो काम भी अच्छा से करता था। तो जब काम किया तो मजदूरों ये रॉबर्ट ओवन देखे कि जो उत्पादन की क्षमता है ना, कम ही समय मजदूर काम किया है, यहाँ 12-12 18-18 घंटा काम करवाता था, लेकिन ये रॉबर्ट ओवन मजदूरों से कम ही घंटा काम करवाया, 8-9 घंटा ही काम करवाया। लेकिन देखा क्या, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका कमाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। तब उस समय रॉबर्ट ओवन कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। ठीक, अब ये सभी जो है, ये सभी यूटोपियन समाजवादी है, यूटोपियन समाजवादी है। इन्होंने भी अच्छा अपना बात कहे, अपना कार्य किए, ताकि लोग क्या हो, जागृत हो, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या करे, खिलाफ करे। इनका एक अपना अपना योगदान है, लेकिन ये संघर्ष समाज में नहीं किए, समाज में संघर्ष को बढ़ावा नहीं दिए थे। ये मजदूरों के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अपना अपना विचार रखे, जिससे काफी अधिक लोग क्या हुए, प्रभावित भी हुए। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक, और इनके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में, पूरा डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। और इनके बनाए गए नियमों पर आज विश्व के 80% से अधिक देश चलते हैं। और सोचिए किस प्रकार के नियम बनाए, इनके बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर
ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें एवं चैनल को शेयर ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना सुझाव हमें दे ज़रूर, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग आप किस तरह से वीडियो को देखना चाहते हैं, किस प्रकार का बात आप सुनना चाहते हैं, आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दें, ताकि हम आपके अनुसार आपको कंटेंट दे सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।